हैं? अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। IS 37 के लेक्चर्स तो आप लोग ले ही चुके होंगे, क्योंकि ईद पे कुछ और तो था नहीं करने को आपके पास। ये तो कितना को खा लिया होगा, कितना? अच्छा ठीक। SOCI SOFP का टेस्ट वो कंबाइन जिसमें दोनों होते हैं, बताएं। आज मंडे है, नहीं अगले वीक में ना जाएं। थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे SOFP SOCI कंबाइन जो हो सकता है कोई बहुत अजीब सा सवाल हो। हैं? क्या हुआ? तो हो सकता है कुछ अजीब सा सवाल हो, लेकिन खैर। अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ आगे की कार्रवाई ये है। पहले मैं पिछले कुछ 3 सेशन से ना IFRS 15 है वो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में करवा रहा था, तो वो एक बच्चे का मुझे मशवरा मुनासिब लगा, तो अब मैं ना थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा तो होनी है क्लासें, ये तो हैं बहुत सारी, अभी भी हैं, आगे चलेगा काम बहुत। और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, हाँ आज से हाँ गुलबर्ग में। लेकिन अब कुछ करूँगा इस तरह से, क्योंकि आप लोगों की फिक्रें जो है ना, वो मेरे पर इतनी सवार है कि एक दफ़ा ना छुट्टियों में तो मैं तो खैर सोया बोल रहा था, बेगम ने सुबह बताया कि आप बोल रहे थे कि पता नहीं किसके प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करना है। तुमने कहा क्या? मैंने कहा ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। तो आप लोगों ने ना कंसोलिडेशन मेरे सोए में भी दिमाग में चल रही है। तो अब ना कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि अभी तो मैं कराता हूँ IS 10। एसोसिएट जो है ना, ये है एक एडजस्टमेंट। ये आप सवाल भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई 80-90% सवाल तो ये वही होगा जो पहले कर रहे थे। ये एक एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा होगी, और इसमें पास पेपर्स जो है ना वो ऑटम 19 के बाद से, ऑटम 19 इंक्लूसिव यही है, क्योंकि इससे पहले सिलेबस में ये नहीं था। तो ऑटम 19 ऑनवर्ड्स एसोसिएट टेस्ट होता है, और एसोसिएट टेस्ट होने से मेरी मुराद ये है कि ये एक एडजस्टमेंट है, वरना असल में ये सवाल PA और S का ही होता है, बस एक और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट उसमें डली होती है, एक लाइन आइटम होती है। ये मैं फिर चलाने लगा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि कंसोलिडेशन की ना एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी, आप लोग सब पढ़ चुके। लेकिन अब से ऑनवर्ड आपकी ज्यादा बेहतर लर्निंग तब होगी, करेंगे तो फिर ही, नहीं करेंगे तो नहीं होगी, जब आप इसका रोज का एक सवाल कर रहे होंगे और अगले दिन वो डिस्कस हो रहा होगा। तो सही मानों में आप इसमें, यानी जो पिछले 2 हफ्ते से इसकी मेहनत की है ना, वो कैपिटलाइज तब होगी जब आप पास पेपर के सवाल एक एक करके रोज चलाएंगे। तो वो फिर मैं अब ये करूंगा कि इसको मैं एक्स्ट्रा चलाना शुरू कर रहा हूं आज से, और जब तक मैं ये चला रहा हूंगा फिर मैं रेगुलर क्लास का होमवर्क फिर इसलिए नहीं दूंगा कि आप ये क्लास लें और इसका एक सवाल रोजाना का पास पेपर वो आप करें ताकि मैं अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करूं। लेकिन कंसोलिडेशन की मेहनत जो है ना, अब असल में रंग लाने का वक्त है, जब आप पास पेपर का एक एक सवाल करेंगे। तो ये चलाने लगा हूं मैं आज से एक्स्ट्रा। और जो रेगुलर क्लास है, ये करने का ना मकसद मेरा ये है कि अगर मैं ये रेगुलर क्लास में कराता तो IS 12 एक वीक और आगे हो जाता। तो मैं फिर अपना रेगुलर क्लास में ये जो 2 मुश्किल टॉपिक रह गए, ये मेरी कोशिश है कि ये रेगुलर क्लास में ये दोनों हो। बाकी छोटे मोटे 1-2 टॉपिक और हैं, वो फिर एक्स्ट्रा की मजीद जरूरत पड़ी तो तब देखेंगे। लेकिन अब से ऑनवर्ड मैं इसको शाम में शिफ्ट कर रहा हूं। 4-5 क्लासेस चाहिए इसके लिए, ये अब रूटीन चलेगी। अभी तो खैर IS 10 कराने लगा हूं, वो एक दिन का टॉपिक है। रहता आपका है लास्ट क्या, लास्ट मंथ, पता नहीं आवाज नहीं आ रही सही, कुछ अजीब सा लग रहा है। पेपर किस दिन है?
4 सितंबर कितने बजे? 9 बजे। आधा घंटा जाने का, आधा घंटा तैयार होने का, मुझसे पहले पहले हो जाएगा इंशाल्लाह खत्म। नहीं पता नहीं मैंने पहले बोला था कि नहीं बोला था। 5 अगस्त तक तो आप नॉर्मल समझें, इंशाल्लाह 5 अगस्त तक कोशिश करूंगा कि खत्म कर दूं। रहता आपका अभी एक IAS 41 है, ये एक छोटा सा IAS है, ये 6-7 नंबर की औकात है या फिर MCQs। एक आपका रहता है एथिक्स, इसमें भी आपने याद करना है, और एक आपका रहता है कंपनी अकाउंट्स, जो असल में पुराने सारे पढ़े हुए की एक कंबाइंड प्रैक्टिस है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करना है स्केड्यूल। तो अब ये वो है जो आपकी मेहनत ज़्यादा है, और आपका रहता है IAS 10 और ये। तो बड़े टॉपिक हैं 4, ये दोनों कंसोलिडेशन और प्लीज। तो ये इंशाल्लाह प्लान ये है कि IAS 10 आज खत्म करा के, उम्मीद है हो जाएगा, नहीं हो सका तो हो सकता है फिर कल उसकी प्रैक्टिस समेत या तो ये शुरू करा दूं या शायद ये लपेट दूं। तो कल या शायद परसों ये IAS 12 शुरू कर दूंगा मैं। FAR 2 का सबसे मुश्किल टॉपिक है IAS 12, और 17-18 नंबर का सवाल इसमें से आता ही आता है। तो ये आज शाम से इंशाल्लाह कुलबाग में, और वैसे रेगुलर ये है शाम कॉस्ट के बाद 4:15 है। ये इस वीक में 5 दिन, उसके बाद फिर कॉस्ट वालों के साथ। तो अब ये जो IAS 37 आप ले चुके, आखिरी जो नंबर 9 है वो मैंने पास पेपर डिस्कस किए हैं, मैंने लेक्चर 8 के अंदर जिक्र भी किया होगा है, जिसका रहता है 9। तो मैंने पास पेपर ना स्प्रिंग 16 तक वो कर दिए डिस्कस, ताकि जो प्रैक्टिस करता जाए फिर वो लेक्चर 9 सुन ले। वो मैंने लेक्चर 8 में अगर किसी ने सुन लिया है तो मैंने बोला होगा कि मैं एक अलग क्लास रिकॉर्ड करा देता हूँ उसकी पास पेपर्स की डिस्कशन। हाँ व्हाट्सएप का कहा था ना, तो मैंने वो क्लास ही रिकॉर्ड करा दी उसी शाम को ही। मैं पहले EPS मैंने ख़त्म किया असर तक, फिर मैंने क्लास भी रिकॉर्ड करा दी उस दिन। हाँ यार मैंने उस दिन खाना भी कुछ नहीं खाया, मैं सारा दिन पढ़ाता रहा कि चले आप ईद से पहले क्लास है तो लेना, मैं तो जाऊँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं कराने लगा हूँ IAS 10, और अगर तो आज ही इसको तसल्ली बश पूरा करा दिया तो मैं कल से IAS 12 शुरू करा दूंगा। अगर इसका कुछ पोर्शन रह गया तो फिर कल मैं इसके साथ इसको जोड़ दूंगा, परसों से IAS 12 शुरू करा दूंगा। ये शाम पे जाने लगा आप। और IAS 31 की आप क्लासेस चूंकि ले चुके, लेक्चर अगर आप 6 तक भी ले चुके, 6 तक भी अगर ले चुके, तो इसकी मैंने एक एडजस्टमेंट छोड़ी हुई थी कंसोलिडेशन में, वो अब आपको बता सकूंगा आज, कंटिंजेंट लायबिलिटी की। तो टेस्ट का क्या डिसाइड किया? जुमेरात जुम्मा है। हाँ यार वो एहतियाम, उसको भी कह दो, ताहिर को, मुझे याद नहीं रहा उसको कहना, उसको कहो कि अभी कह देना उसको फ़ोन करके कि GT में FAR 1 में वो मैसेज कर दे। क्या तय हुआ था जुमेरात? FAR 1 का ना, उसको FAR 1 का भी कह दो और FAR 2 का भी कह दो, तो GT ग्रुप पे मैसेज कर दे। ये एक आसान सा IAS है, और इस पे सेपरेट सवाल आ सकता है, तो वो भी कुछ 7-8 नंबर का ही है बस। या ये मिक्स हो रहा होगा IAS 37 के साथ, या MCQs जितनी इसकी हैसियत है। तो सेपरेट सवाल अगर आया, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, तो ये 7-8 नंबर का सेपरेट सवाल है। वरना ये IAS 37 के अगर किसी ने लेक्चर लिए हैं 7-8 जिसमें मैंने प्रैक्टिस कराई थी, तो उसमें ये एक आधा पॉइंट के बीच में मिक्स भी हुआ है। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, हाँ जी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। अगर 30 जून ईयर एंड है 2023 का, तो SOCI के ऊपर हेडिंग क्या डली होगी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 23। SOFP के ऊपर हेडिंग क्या डली होगी? SOFP एज एट 30 जून 23। इसको रिपोर्टिंग डेट कहते हैं और इसको रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं।
यानी जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं उसको रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। ऑडिट आप में से कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा अभी, तो ऑडिट में ना कोई महीना 1.5 महीना चाहिए होता है। 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, कुछ चीजें मैनेजमेंट को भी टाइम से पता लगती हैं, कुछ एस्टीमेट्स लगाने होते हैं, कुछ एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवानी होती है, कोई रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेशन में टाइम लगना होता है, तो कोई 15-20 दिन महीना लग जाता है। फिर उसके बाद वो ऑडिटर्स को बुलाते हैं, कोई महीना 1.5 वो ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में टाइम लग जाता है, और लॉ के मुताबिक ये टाइम है कितना, 120 डेज के 90 डेज। ऑडिट रिपोर्ट के लिए 120 है, पता नहीं, मुझे नहीं याद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए 120, 4 महीने ना। कुछ टाइम होता है लॉ की तरफ से अलाउड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करके दुनिया वालों को पहुंचाने के लिए। तो मैं इस मिसाल में उसको 30 सितंबर कह रहा हूं, ये मैंने मिसाल ली है। इस डेट के लिए एक अंग्रेजी लिख रहा हूं, उसको कहते हैं डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर ऑथोराइज्ड फॉर इशू, ये वो डेट है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज्ड हैं। किसने ऑथोराइज करनी है, किसकी अथॉरिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डायरेक्टर्स की। तो इसकी मिसाल आप समझ लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल। ये मतलब है इस बात का, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देना कि हाँ अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने ऑडिट पढ़ा हुआ है, ये ऑडिट के बाद होगा कि पहले होगा? बाद में होगा भी, पहले क्यों होगा? ऑडिट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होंगी, तभी दुनिया वालों को देनी है ना। तो डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, तो इस काम में 2-3-4 महीने तक लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अभी क्लास में, चलो सीए में तो ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लेते हैं। अगर एक टीचर ने एक असाइनमेंट दी कि अभी इस वक्त जो मैच चल रहा है, जरा उस पर आप कमेंट्स कर दें, टीम्स की स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे। अभी चल रहा है मैच, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मैच हो रहा है। उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, आपकी एक्सपेक्टेशन, तो आप उसके ऊपर ना एक ऐसे लिखें, एक कोई नोट लिखें। अब टीचर ने असाइनमेंट दे दी और असाइनमेंट क्लास में कलेक्ट करना भूल गए, तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं, कल सबमिट करा देना। अब स्टूडेंट वो असाइनमेंट कर ले गया, अब उसने कल सबमिट करानी है, मैच हो गया, रिजल्ट पता चल गया, तो अब वो अपनी वो जो असाइनमेंट लिख रहा था वो बेहतर कर ले, या बस जो उस क्लास में बैठ के लिख ली थी लिख ली? बेहतर कर ले। क्यों कर सकेगा वो ये? नहीं, वो बेहतर क्यों कर पा रहा है? रिजल्ट आ गया और उसने अभी सबमिट नहीं करवाई ना, तो उसके पास अभी टाइम है। अब वो जो उसके पास टाइम है जिसमें वो अपनी असेसमेंट को बेहतर तरीके से लिख सकता है, तो लिख लेगा, क्योंकि अभी उसने सबमिट कल करानी। अच्छा, जब वो कल सबमिट करा देगा तो वो इस रिपोर्ट में ऑब्वियसली ये तो नहीं कह रहा होगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया, वो तो यही कह रहा होगा जी जीत सकता है, इनकी ये स्ट्रेंथ्स हैं। तो जब अगले दिन वो सबमिट कराएगा तो ऑफिशियली वो कब लिखी गई है? पिछले दिन क्लास टाइमिंग में। वो तो उसने ठीक कर ली, क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम था, मौका था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते ये 2-3 महीने हैं। इस दौरान अगर कोई एरर पता चल रहे हैं तो वो ठीक कर लें, या बस हो गया तो हो गया? क्यों कर पा रहे हैं हम एरर ठीक? क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दुनिया वालों को इशू नहीं किए। तो IAS 10 ने यह बताना है, जिसको मैं IAS 10 फेज कह देता हूं। IAS 10 ये गाइड करेगा कि इस दौरान, अच्छा पिछली वाली मिसाल समझ आइए, मैं उसी को बढ़ा लूं आगे। पिछली मिसाल में क्लास टाइमिंग में रिपोर्ट लिखनी थी मैच के ऊपर जो चल रहा था, और स्टूडेंट ने वो सबमिट नहीं करवाई, तो वो शाम में घर ले गया और अपनी रिपोर्ट को वो बेहतर क्यों कर पा रहा है? 2 बातें, एक तो मैच का रिजल्ट आ गया तो अपनी असेसमेंट उसने बेहतर कर ली, और दूसरा चूंकि सबमिट नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब वो अपनी रिपोर्ट बेहतर क्यों कर पाया? सबमिट नहीं किया हुआ था, और पहली बात क्या बोलिए, मैच का रिजल्ट आ गया। तो शाम को यहां कलमा चौक अंडरपास पे ट्रैफिक जैम था, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उस वाकये को अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखे नहीं? क्यों? इररिलेवेंट है ना। हाँ, मैच का जो भी रिजल्ट हुआ उसके मुताबिक वो अमेंड करेगा रिपोर्ट को। अमेंड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो कुछ क्लास में लिख चुका हुआ था, तो फिर वो अमेंड कर लेगा। और अमेंड क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने एक्चुअल रिजल्ट देख लिया और अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं कराई हुई है। और ट्रैफिक वाले हादसे का रिपोर्ट में क्यों जिक्र नहीं कर रहा? हुआ तो वो भी शाम में है, इररिलेवेंट था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए ये जो 3 महीने का टाइम है, इस दौरान
काफी सारे इवेंट्स होंगे। अच्छा, इवेंट्स मतलब कोई कॉन्सर्ट हो जाना, बड़े भाई की शादी हो जाना, इवेंट। इवेंट्स कुछ भी जो हो रहा है, इंसिडेंट, बड़े इंसिडेंट भी हो सकते हैं, छोटे इंसिडेंट भी हो सकते हैं। आग लग गई, स्टोर में सारा सामान खराब हो गया, सैलाब में सारा सामान खराब हो गया, डेटर बैंकरप्ट हो गया, केस हो गया, ये इवेंट्स हैं। इवेंट्स इस दौरान हो रहे हैं, तो IAS 10 ने ये गाइड करना है कि मैच के रिजल्ट से क्यों रिपोर्ट अमेंड कर दी और कलमा चौक के एक्सीडेंट से क्यों अमेंड नहीं की। ये IAS 10 ने बताना है कि किस इवेंट के होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट करनी है और किस इवेंट के होने से नहीं करनी है। और IAS 10 किन इवेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा है? ईयर एंड के बाद से लेके डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू तक, इनको कहते हैं इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। और ये होते हैं दो तरह के। या होते हैं ये एडजस्टिंग, या होते हैं नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, एक तो अब आपने काम ये करना है कि इन तीनों की डेफिनेशन करनी है याद, जो इस चैप्टर के पहले ही पेज पे लिखी होंगी। छोटी सी है, कोई 2 लाइन की है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट और 1.5 लाइन की एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की है। कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा बेशक, लेकिन इसको बुक से चैप्टर के पहले ही पेज पे 1.1 हेडिंग होगी शायद, तो ये करनी है आपने याद। ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं ये डेफिनेशन, और वैसे भी 2-3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जा भी चुका हुआ है काफी अर्सा पहले। तो एक तो आपने करना है इन तीनों की डेफिनेशन याद। किन तीनों की? इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट क्या होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, डेफिनेशन की तो होगी ऑफिशियल अंग्रेजी, लेकिन मैं आपको ऑफिशियल अंग्रेजी की बजाय कॉन्सेप्ट को समझा के वो पक्का कराने की कोशिश करता हूं। IAS 10 की जिंदगी का मकसद आया समझ? अच्छा, इसमें ना कुछ लोगों को, खासतौर पे जो रिपीटर बच्चे होंगे, कुछ बच्चों को इसमें ये अजीब सा शक पड़ जाता है कि IAS 10 चूंकि ज्यादातर IAS 37 के सवालों में मिक्स होकर टेस्ट हुआ है आज तक, तो उनको लगता है शायद IAS 10 IAS 37 एक ही है। IAS 10 एक अलग टॉपिक है, और IAS 10 ने सिर्फ हेल्प ये करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो जो भी IAS लगाने उनके लिए IAS 10 गाइड कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे IAS 37 प्रोविजन किस अमाउंट पे बनानी है, बेस्ट एस्टीमेट। अब IAS 10 ये कह रहा है कि अगर तुम्हें इस दौरान भी अपना एस्टीमेट बेस्ट करने का मौका मिल रहा है तो शाबाश कर लो, IAS 37 की अकाउंटिंग कर लो। लेकिन IAS 10 कह रहा है कि इन 3 महीनों में भी तुम देख लो, अगर तुम्हें कोई काम की बात मिलती है तो। IFRS 9 नहीं, IAS 36 इंपेयरमेंट, रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? हाँ, तो वैल्यू यूज कैसे निकालते हैं? फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। तो IAS 10 कह रहा है कि अगर इन 3 महीनों के दौरान तुम्हें अपने फ्यूचर कैश फ्लोज का एस्टीमेट बेहतर करने की इंफॉर्मेशन मिल रही है तो शाबाश कर लो, ताकि तुम IAS 36 सही लगा सको। तो IAS 10 इन 3 महीनों में होने वाले कामों का यह गाइड कर रहा है कि किन वाकयात पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना है। क्या मतलब चेंज करना है? चूंकि अकाउंटिंग पूरा साल हो गई होगी, अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग कर ली होगी, और ऑडिटर के लिए कच्ची सही लेकिन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी होंगी, तो उनको चेंज करने का मतलब है एडजस्ट कर देना, और उनमें कुछ चेंज ना करना मतलब नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, एडजस्टिंग, एडजस्ट क्या, किसको एडजस्ट करना है? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ईयर एंड पे अकाउंटेंट पूरे सिस्टम में चूंकि अकाउंटिंग हो चुकी, लेजर बन गए, ट्रायल बन गया, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई। अब इन 3 महीनों के दौरान ऑडिट में भी उन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस करनी है। तो IAS 10 यह बता रहा है कि इस दौरान जो वाकयात हो रहे हैं, किनके नतीजे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ड्राफ्ट बनाई हैं उनको एडजस्ट करना है और किनके नतीजे में नहीं करना है। हैं जी, ये बात आई समझ? ये तो करनी है थोड़ी सी अंग्रेजी याद, ये आप कर लीजिएगा। मैं आपको उसमें टेक्निकल जो समझाने वाला पोर्शन है वो बता रहा हूं। एडजस्टिंग इवेंट्स में करते हैं बात। एडजस्टिंग इवेंट्स,
अच्छा, मिसालें बेशक बोंगी बोंगी सी भी हों, लेकिन जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उस तक पहुंचिएगा। नवंबर में रिजल्ट आया और स्टूडेंट, कोई आपकी बात नहीं हो रही, कोई आप तो पास होने वाली कौम है, किसी की बात करो। नवंबर में रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। फेल होने का रीजन है पढ़ा नहीं था, ये भी हो सकता है, और पेपर वाले दिन बीमार हो गया, बिल्कुल हो सकता है। आई कैप जो पेपर मार्क करने वाला था वही बंदा सही नहीं था, उसे नंबर बिला वजह काटने शुरू कर दिए हैं, कोटा पूरा हो गया था। ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन चलें एम ई फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे लोग पास हो गए थे तो थोड़ी थोड़ी गलतियां भी जो है वो पेनलाइज कर दी। और अच्छा, आई कैप में ऐसा नहीं होता, लेकिन मिसाल दे रहा हूं एम ई डिस्कशन के लिए कि सैलाब आ गया और आई कैप में सारा रिकॉर्ड जो है वो बह गया, तो उन्होंने ना एम ई तुक्के तुक्के से पुरानी परफॉर्मेंस देखते हुए एम ई लोगों को नंबर लगा दिए। होता नहीं है ऐसे, होता नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता। तो ये भी रीजन है। तो फेल होना एक इवेंट है, अब उसका रीजन पहचानना। मिसालें यही वाली दोबारा बताता हूं डेट्स के साथ। नवंबर में रिजल्ट आया, फेल हो गया, लेकिन फेल होने का रीजन, पहली मिसाल, उसने पूरे सेशन में ठीक पढ़ा ही नहीं था, इसलिए सितंबर में उसका पेपर ही अच्छा नहीं हुआ। तो नवंबर में फेलियर रिजल्ट आने का रीजन सितंबर में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था, पेपर अच्छा नहीं किया। ओके, दूसरी मिसाल, पेपर अच्छा हुआ था लेकिन अक्टूबर के महीने में वो सारे पेपर खराब हो गए और बस ऐसी जोड़ तोड़ करके तो किसी के नंबर थोड़े लगा दिए, किसी के ज्यादा लगा दिए, फेल हो गया। अब नवंबर में फेलियर रिजल्ट का रीजन 30 सितंबर को एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, वो जो अक्टूबर में पेपर डैमेज हुए उसकी वजह से वो फेल हुआ। ठीक है, और मिसाल बताता हूं। अच्छा जी, एक शख्स था तो वो बड़ी स्मोकिंग करता था, कि बड़े कहते थे ना पिया कर सिगरेट मर जाएगा। तो हुआ ये कि एक दिन वो सड़क पे था कहीं, तो किसी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ, वो गाड़ी आके इसको लगी है, मर गया। तो अब ये कहना कि देखा मना करते थे ना सिगरेट ना पिया कर मर जाएगा, तो यही सिगरेट रीजन है? नहीं, तो रीजन देखना पड़ेगा, रीजन क्या है। और मिसाल बताता हूं। एक डेटर, पैसे लेने थे उससे, तो इनको जब चीज उधार पे बेच रहे थे तो किसी सियाने ने बताया यार ये लोग ठीक नहीं है, तो इनको ना चीजें उधार पे ना बेचना है, पैसे नहीं देंगे तुम्हें। अब हुआ ये कि वाकई वो बैंकरप्ट हो गए। तो बैंकरप्ट इसलिए हो गए क्योंकि सब अच्छा था, बस सैलाब आया, उनका सारा बिजनेस जो है ना वो सैलाब से डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए बैंकरप्ट हो गए। तो बैंकरप्सी का रीजन वो लोग ही अच्छे नहीं थे, लोगों के पैसे मार लिया करते थे, फिर सैलाब से उनका बिजनेस तबाह हो जाना। तो ये मिसालें बेशक चलो बेकार बेकार भी सी थी, लेकिन इन मिसालों से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी इवेंट है तो उसका कोई रीजन होगा। एडजस्टिंग इवेंट की जो भी अंग्रेजी डेफिनेशन लिखी हुई है लिखी रहने दें, देसी डेफिनेशन ये है कि वो इवेंट जिसका रीजन ईयर एंड पे मौजूद था वो एडजस्टिंग इवेंट, वो इवेंट जिसका रीजन ईयर एंड पे मौजूद है वो एडजस्टिंग इवेंट। इसकी वैसे अंग्रेजी डेफिनेशन वो जरा थोड़े से फॉर्मल वर्ड्स हैं, which provide evidence of the conditions that existed at year end, लेकिन मैं आपको देसी डेफिनेशन ये बता रहा हूं कि इवेंट का रीजन अगर ईयर एंड पे मौजूद है। अच्छा, ये हम किन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, कब हो रहे हैं ये? तो सब में कॉमन बात ये, इसी में बार बार नहीं कह रहा हूं, यानी मैंने ये अब ये नहीं कहा कि वो इवेंट जो ईयर एंड के बाद हो रहा है, ये अंडरस्टूड है, हम टॉपिक पढ़ ही हो रहे हैं जिसमें कौन से इवेंट डिस्कस हो रहे हैं जो ईयर एंड के बाद हुए हैं। कब तक? डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। तो उस दौरान होने वाले इवेंट्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बार बार नहीं कह रहा हूं इवेंट ईयर एंड के बाद हुआ। तो वो इवेंट जिसकी रीजन ईयर एंड पे मौजूद है वो इवेंट क्या हुआ? वो एडजस्टिंग। ये देसी डेफिनेशन है। अंग्रेजी जो है वो तो है, वो तो आप अंग्रेजी याद कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन देसी डेफिनेशन ये है कि वो इवेंट जिसका रीजन ईयर एंड पे मौजूद है वो एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, आईएएस में ना 5 मिसालें हैं, मैं आपको वो मिसालें बताता हूं। इन 5 मिसालों में सबके पीछे बात यही है जो मैंने आपको देसी बात बताई है, या अगर ऑफिशियल बात करें तो जो उसकी अंग्रेजी की डेफिनेशन है, लेकिन इनको समझाने के लिए आईएएस में 5 मिसालें दी हुई हैं। मैं आपको 5 मिसालें बताता हूं। अच्छा, कुछ मिली जुली बताऊंगा, कोई उर्दू में बता दूंगा, कोई इंग्लिश में बता दूंगा, तो मिला जुला ही बताता हूं।
लेकिन इन सब के सब में समझाऊंगा यही पीछे रीजन जो भी बता रहा था। एक मिसाल समझाता हूं पहले। अगर हमें इधर अगस्त में ऑडिट के दौरान यह पता चला कि वो मार्च अप्रैल में एंट्रीज में कुछ एरर हो गए थे, तो पता चल रहा है हमें अगस्त में, तो वो एरर्स ठीक कर लें, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर लें या रहने दें? हमें इन एरर्स का पता चलना अगस्त में एक इवेंट है, और इस इवेंट के नतीजे में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज एडजस्ट कर लेना। क्यों कर लें? क्योंकि जिन एरर्स का पता चल रहा है वो ईयर एंड तक एरर्स हो चुके हुए हैं। अच्छा, इसी तरह कैशियर था, वो पैसे लेके भाग गया, पकड़ा गया, आखिरकार मार बार उसने खाई, तो वो बोल पड़ा कि उसने ना मई और जून में सेल्स गलत रिकॉर्ड की हुई थी। अब ये पकड़ा गया है अगस्त में, तो उस अगस्त में फ्रॉड का पता चलना एक इवेंट है, लेकिन हमें पता यह चल रहा है कि मई जून की सेल्स गलत रिकॉर्ड की हुई है उसने। तो अब इस पता चलने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर लें, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। लिखें पहली मिसाल, डिस्कवरी ऑफ एरर और फ्रॉड affecting discovery of errors or fraud affecting financial statements for the period। यानी वो एरर, वो फ्रॉड जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं, उसका पता चलना एक एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, जो चीज मैं आपको अंग्रेजी में बताऊं और आपको लगे कि नहीं इसमें आपको और एक्सप्लेन करना है, तो आपको खुद उर्दू में मजीद एक्सप्लेन कर लेना। बेशक मैं दोहरा देता हूं कि ईयर एंड के बाद हमें किसी एरर या फ्रॉड का पता चल रहा है, और पता क्या चल रहा है कि इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स गलत हैं। तो अब ये पता चलने के बाद इन फिगर्स को एडजस्ट कर लेना, तो ये पता चलना एक एडजस्टिंग इवेंट। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 डन। दूसरी मिसाल, अब ये बातें IAS 37 में आप लेक्चर ले चुके। यहां कर दिया हमने फ्रॉड, खराब चीजें बेच दी, कस्टमर चला गया कोर्ट में और कोर्ट का डिसीजन आ गया। कोर्ट का 3 मिलियन रुपए का डिसीजन आ जाना, हमें पेनल्टी डाल दी कोर्ट ने। ईयर एंड तक हमें लगता था कोई मसला नहीं है, क्योंकि लॉयर ने कहा था फिक्र ना करें, सब अपने हालात में फेवर में हालात हैं। तो ईयर एंड पे प्रोविजन बनाई होगी, है नहीं? लॉयर को लगता था प्रोबेबल नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगस्त में फैसला हो गया और कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 3 मिलियन देने हैं। तो अब कोर्ट का ये डिसीजन आ जाना, हम ईयर एंड पे प्रोविजन बना लें या नहीं? क्यों बना लें? हाँ, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, क्योंकि जिस हरकत की ये सजा है वो हरकत ईयर एंड पे है, यानी इसका रीजन ये है कि ये है। हाँ जी, नहीं, फ्रॉड और एरर का डिस्कवर हो जाना को मैं इवेंट कह रहा हूं। मैंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ एरर और फ्रॉड, इसको मैंने इवेंट कहा है। एरर या फ्रॉड का पता चलना एक इवेंट है। अच्छा, एरर और फ्रॉड का होना भी ठीक है, एक इवेंट है, लेकिन मैं किस चीज को मिसाल कह रहा हूं? इसका पता चलना। तो अगर ईयर एंड के बाद हमें डिस्कवर हो रहा है कि एरर है या फ्रॉड है, और वो जो डिस्कवरी है वो भी उस एरर फ्रॉड से रिलेटेड है जो पिछले ईयर में हो चुका था, तो इस फ्रॉड के पता चलने को एडजस्टिंग इवेंट कह रहा हूं, यानी डिस्कवरी को इवेंट कह रहा हूं मैं। अरे इवेंट तो ये भी है कि उसको हमने सजा करवा दी, ये भी एक इवेंट है। अच्छा, इवेंट को और क्लियर करते हैं भाई। इवेंट से क्या मुराद है? कुछ भी हैपनिंग, कस्टमर का कोर्ट में चला जाना इवेंट है, कोर्ट का हमारे हक में, हमारे खिलाफ फैसला आ जाना एक इवेंट है, हमारा फाइन पे कर देना एक इवेंट है, हमारा अपने सप्लायर के खिलाफ केस कर देना एक इवेंट है। ये सब इवेंट्स हैं। खराब चीजें बेचना इवेंट है। लेकिन हम इस वक्त किन इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं? जो इसके बाद हुए हैं। तो इस दौरान होने वाले इवेंट्स की बात कर रहा हूं। अब ये भी इस दौरान है, ये भी इस दौरान है, लेकिन ये फाइनली वो इवेंट है जिसकी वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं कि ईयर एंड पे हमें प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल हो सकता है कि प्रोविजन क्यों पेएबल ही बना लेते हैं? तो वो ना मसला सिर्फ वर्ड का है तो लायबिलिटी ना,
ये चीजें चूंकि IS 37 ने प्रोविजन के नाम से बताई हैं, तो इसलिए प्रोविजन का वर्ड मुनासिब होता है। वरना IS 37 ना होता तो इसको तो हम लिफ्ट ही ना कराते, इसको तो लिफ्ट ही जाके 2024 में कराते। IS 37 का मकसद यही था कि चूंकि हरकत पहले हो चुकी, तो फिर इसको पेएबल भी पहले बनाना पड़ेगा। यह बात उसने की ही प्रोविजन के नाम से, इसलिए प्रोविजन। जब ऑफिशियली कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा ना, ऑफिशियली आ गया होता, फिर बनाते पेएबल, वर्ड पेएबल, डैमेजेस पेएबल। अभी चूंकि ईयर एंड तक वो आया नहीं है, इसलिए वर्ड प्रोविजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। है तो लायबिलिटी ना, पता नहीं बता क्या रहा था मैं। तो हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं उन इवेंट्स की जो ईयर एंड के बाद और इस डेट तक हो रहे हैं। अब इवेंट, खराब चीजें बेचना भी एक इवेंट है, लेकिन हम इस वक्त किन मिसालों की बात कर रहे हैं? जो ईयर एंड के बाद हुए हैं। यानी मैंने अपनी इस मिसाल को बताते हुए इसको इवेंट कहा है। यह भी एक इवेंट ही है, लेकिन सिर्फ केस फाइल होने पे, अगर सिर्फ केस फाइल हुआ होता और लॉयर कहता कि कोई फिक्र नहीं, बात नहीं, कोई नहीं, आपको फाइन पड़ेगा, तुम प्रोविजन नहीं बनाते ना। लेकिन जब फाइनली कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब पहले हमने प्रोविजन नहीं बनाई थी, ये होने से हमें बनानी पड़ रही है, तो इसको मैं एक एडजस्टिंग इवेंट कह रहा हूं। ओके है? डायरेक्टली एक्सपेंस एंट्री बताओ क्या करूं? कैश, कोई भी क्या? लेक्चर लिया है 37 के? सच्ची सच्ची आधे? कितने आधे? चलो मैंने कहीं ना कहीं एंट्री तो तब तक बताई दी थी। तो इस ईयर एंड पे एंट्री हो जाएगी डैमेजेस डेबिट, प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्रेडिट। तो इसमें अब क्या कहना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस बना ले? तुम्हारा IS 37 ही बता रहा हूं। नहीं, IS 37 की मिसाल ली थी मैंने, वरना मैं IS 10 पढ़ा रहा हूं। दूसरी मिसाल की अंग्रेजी लिखें। सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ अ पेंडिंग क्लेम, सेटलमेंट ऑफ अ पेंडिंग क्लेम। अच्छा, किसकी मिसाल, क्या बात हो रही है? एडजस्टिंग इवेंट्स की। IAS में 5 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये एग्जांपल्स हैं, सिर्फ ये 5 एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं, लेकिन समझने के लिए काफी हैं, इसलिए IAS ने 5 लिखी हुई हैं। नॉन एडजस्टिंग में 10 मिसालें लिखी हुई हैं, वो शायद 10 ज्यादा थी बताने के लिए, तो इसलिए मैं आपको वो 5 एग्जांपल्स बता रहा हूं, समझा रहा हूं और लिखवा रहा हूं। तो दूसरी मिसाल लिखें, सेटलमेंट ऑफ अ पेंडिंग क्लेम। ओए होए, settlement of a pending claim, relating to an obligating event, relating to an obligating event। ये मैंने IS 37 में समझाई थी बात। रिलेटिंग टू एन obligating event which had occurred till year end। यानी ईयर एंड तक हमारी कोई ऐसी हरकत हो चुकी हुई थी जिसकी वजह से एक पेंडिंग क्लेम था जो अब फाइनली IS 10 फेज में सेटल हुआ। ये मिसाल, तो ये सेटल होना एक एडजस्टिंग इवेंट है। तीसरी मिसाल, अच्छा ये उर्दू में बता देता हूं। हाँ, मैं इस मिसाल में कोर्ट के डिसीजन को एक इवेंट कह रहा हूं और उसको मैं एडजस्टिंग इवेंट कह रहा हूं। और मैं एडजस्टिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईयर एंड तक कोई मसला नहीं लगता था, तो प्रोविजन नहीं बनाई हुई थी, लेकिन अब फैसला आने से हमें पक्का हो गया कि पैसे देने पड़ेंगे, तो ईयर एंड पे अब हम बना लेंगे प्रोविजन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट कर लेंगे ना। किससे एडजस्ट कर लेंगे? क्या खराबी थी जो एडजस्ट कर लेंगे? जो ड्रॉप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी हम उनमें चेंज करने लगे, इसको इसलिए एडजस्ट करना कह रहे हैं। अच्छा, चौथी मिसाल, तीसरी मिसाल उर्दू में बता देता हूं। IS 16 में पढ़ा था कि एसेट को एसेट कहने के लिए 2 शर्तें हैं, एक प्रोबेबल इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब हमने किसी दोस्त से प्लांट खरीदा और मई में ही खरीद लिया, इंस्टॉल कर लिया, यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन उस दोस्त ने कहा जी कि अभी ना हमारे बड़े साहब गए हैं वर्ल्ड टूर पे, वो आएंगे 3 महीने बाद, अपना जिगर है तू ले जा, कर इस्तेमाल, इनवॉइस भेजेंगे हम तुम्हें जब बड़े साहब आके अमाउंट डिसाइड करेंगे। तो बड़े साहब आए जुलाई में और उन्होंने तब आके
इनवॉइस की अमाउंट बताई कि कितने पैसे लेने, तो हम तो वो प्लांट मई में खरीद चुके, अमाउंट नहीं पता, वो जुलाई में पता लगनी थी। प्लांट इंस्टॉल कर लिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो प्लांट को तब रिकॉर्ड कर लिया था या नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? क्योंकि कॉस्ट ही नहीं पता थी, जुलाई में पता चल गई। तो अब जुलाई में प्लांट डेबिट करें या मई में ही? क्यों नहीं? पेमेंट नहीं की थी क्योंकि कॉस्ट का पता चलना एक इवेंट है। किसकी कॉस्ट? वो प्लांट खरीदा जा चुका था ईयर एंड तक, वो प्लांट हमारा हो चुका हुआ था, तो उसकी कॉस्ट हमें बाद में पता चल रही है। एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, यानी उस प्लांट को हम मई में ही रिकॉर्ड करेंगे और डेप्रिशिएट भी करेंगे। इसी को उलट वो बिजनेस अपनी सेल्स कब रिकॉर्ड करेगा? उसको अपनी सेल भी तो फाइनल जुलाई में पता चल रही है ना, वो भी मई में ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका था, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर वो कर चुका था। तो वो सेल और परचेज ट्रांजैक्शन जो ईयर एंड से पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चल रही है, तो वो अमाउंट का पता चलना एडजस्टिंग इवेंट। वो सेल और परचेज ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन तो ईयर एंड से पहले हो गई, लेकिन उसकी अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चल रही है, तो वो अमाउंट का पता चलना एडजस्टिंग इवेंट। लिखा? चलें चौथी मिसाल। ईयर एंड से पहले पहले हम अपने वर्कर्स को या तो कॉन्ट्रैक्चुअली या खुद ऐलान करके हम उनको कह चुके कि 2023 का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% हम आपको बोनस दे देंगे। 2023 एंड से पहले या तो हमने ऐलान कर दिया हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि 2023 के प्रॉफिट्स का 5% आपको बोनस बांट देंगे। बोनस की अमाउंट कब पता चलेगी? ईयर एंड से पहले पता चल जाएगी? ईयर एंड के बाद। क्यों? प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो पता चलेगी ना। तो इस प्रॉफिट की अमाउंट का 5%, मतलब बोनस की अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चलने को मैं एक इवेंट कह रहा हूं। इसको 2024 में एक्सपेंस रिकॉर्ड करें कि 23 में? क्यों? क्योंकि हमारी 23 के एंड पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, तो इसको 23 में ही एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल या प्रोविजन फॉर बोनस क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखें चौथी मिसाल। बोनस और एनी अदर डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस और एनी अदर एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स, यानी मैं इनकी अमाउंट निकलने को एक इवेंट कह रहा हूं। डिटर्मिनेशन of bonus or any other expense based on profits for which entity had a present obligation at year end, for which entity had a present obligation at year end। पांचवी मिसाल, और ये सितारों भरी मिसाल है। पांचवी मिसाल,
अच्छा, आप में से कितने लोगों ने भी ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ? नहीं, मतलब पढ़ भी नहीं रहे? अच्छा, चलें, एथिक्स तो फिर समझाने ही पड़ेंगे। एथिक्स, शाम बैठा है क्लास में? नहीं। अच्छा, ये ना मैं आपको ना एथिक्स की एक फाइल वो ग्रुप में शेयर करा देता हूँ। 4 पेजेज हैं। पैक का जो पिछला एडिशन था उसमें वो इसको अमेंड करना मिस किया हुआ है। ये 2019 में ना अमेंड हुए थे एथिक्स, तो चलें देख लेता हूँ। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ और ये ऑनलाइन के भी मैं कोर्स पे रख दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी, ये 5वीं मिसाल एडजस्टिंग इवेंट्स में ना, ये आईएएस में 5 मिसालें लिखी हुई हैं और 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एडजस्टिंग इवेंट्स खत्म और उसकी मैंने वो ट्रीटमेंट बतानी है और ये ना बाकी मैं कल ही पूरा करा सकूंगा। ये पूरा कर रहा हूँ, बाकी इसको मैं कल करता हूँ। यानी एडजस्टिंग इवेंट्स करके ये करके तो बाकी इसका एक आधा सवाल और नॉन एडजस्टिंग ये कल बताता हूँ। देखूंगा कल अगर तो मैं इस टाइम में इसको पूरा करके कि मैं एथिक्स भी करा सका तो कल एथिक्स करा दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं इसको करा के तो आईएएस 12 शुरू कर दूंगा। हाँ, और प्रैक्टिस उसकी बुक से आसान है बहुत। ये 4 पेजेस आपने याद करने हैं। खैर मैं कल एथिक्स वाली क्लास में बताऊंगा। 5वीं मिसाल बता रहा हूं। ये भी उर्दू में बता देता हूं क्योंकि इसको समझाने में काफी कुछ बताना है, तो पहले उर्दू में बता देता हूं। हमें ईयर एंड के बाद पता चले अपने किसी एसेट के बारे में कि उसकी वैल्यू ईयर एंड पे ही गिर चुकी थी। ये एडजस्टिंग इवेंट। हमें ईयर एंड के बाद अपने किसी एसेट के बारे में यह पता चले कि उसकी वैल्यू ईयर एंड पे ही डिक्लाइन कर चुकी थी, यानी ईयर एंड पे ही उसकी औकात गिर चुकी थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। दोबारा, हमें ईयर एंड के बाद यह पता चले कि हमारा कोई एसेट ईयर एंड पे ही उसकी वैल्यू गिर चुकी हुई थी, तो यह बाद में पता चलना एडजस्टिंग इवेंट। मुझे उम्मीद पूरी है कि पॉइंट आपको समझ नहीं आ सका, तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको यही समझाना है। इसमें भी मजीद सब एग्जांपल्स देनी है। इसमें दोबारा सुन लें। ईयर एंड के बाद यह पता चलना कि हमारा कोई ईयर एंड पे एसेट था जिसकी वैल्यू ईयर एंड पे ही गिर चुकी हुई थी, तो यह पता लगना एडजस्टिंग इवेंट। ये इस पे इतने सारे सितारे लगाए मैंने, तो इसको मैं मजीद बहुत सारी मिसालों से समझाता हूं। जो अभी भी सोच रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूं। ईयर एंड के बाद हमें यह पता चलना कि हमारा कोई एसेट जिसकी ईयर एंड पे ही वैल्यू गिर चुकी हुई थी, तो यह पता चलना एडजस्टिंग इवेंट। अब मैं आपको ना इसकी सब एग्जांपल्स बताता हूं। एक कर लेते हैं बात इंपेयरमेंट की। मैं इनमें ना ये जो मैंने एग्जांपल 5 बोली है, ये 5 एग्जांपल्स हैं जो आईएएस में बताई हुई हैं, आईएएस ने लिखी हुई हैं। मैंने आपको वो 4 समझा के, 2 अंग्रेजी में 2 उर्दू में लिखवाई हैं, और ये जो 5वीं है इसके बारे में बहुत कुछ बताने लगा, वो सब एग्जांपल्स की शक्ल में बताने लगा। तो जो जो भी मिसाल बताऊं आप उसके बारे में कोई कीवर्ड लिखना चाहें तो लिखिएगा, बस
कुछ ऐसा कर लें कि आपको मैक्सिमम इसमें से जो रिटेन हो जाए। इंपेयरमेंट की मिसाल से समझाता हूं। एक प्लांट का हम ईयर एंड तक इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं किए थे, लेकिन जून जुलाई अगस्त में कुछ ऐसा हुआ कि हमें पता चला अरे प्लांट की तो हालत खराब थी, हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्यों नहीं की। जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो पता चला कि वाकई इसकी तो वैल्यू यूज ही खत्म है बिल्कुल। अच्छा, ये जुलाई के हालात नहीं खराब, प्लांट के पहले ही हालात खराब थे, हमने गौर नहीं किया था, हमने ध्यान ही नहीं किया हुआ था कि इसकी तो फिजिकल कंडीशन ही बड़ी खराब हो चुकी है, हमने तब ध्यान नहीं किया हुआ था। ईयर एंड के बाद उसमें कहीं पर खराबी निकली होगी, हमने उसकी इंस्पेक्शन कराई होगी, फिर लगा होगा अरे तो बड़ा पहले का खराब था, हमने क्यों नहीं इस पे चेकिंग की थी, फिर उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग की होगी और इंपेयरमेंट लॉस निकल आया। अब ये इंपेयरमेंट लॉस 2023 में ही रिकॉर्ड करें या 24 में जाके कर लें? क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे ही उसकी हालत खराब थी। ये मिसाल बताइए मैंने, प्लांट ईयर एंड पे ही डैमेज था, हमें नहीं पता लगा था, हमने जुलाई में ही कहीं जाके पता लगा, फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग की तो उसका इंपेयरमेंट लॉस निकलता है, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। क्या मतलब एडजस्टिंग इवेंट है? यानी 23 में ही इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर लें। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि प्लांट ईयर एंड पे ही डैमेज था, हमें बाद में रियलाइज हुआ। क्लास नहीं है ना? ठीक है, लिख भी रहे हो कुछ? डेटर की मिसाल लेता हूं। अच्छा, मैंने 5वीं मिसाल बताई थी आपको कि ईयर एंड के बाद हमें पता चला कि हमारा ईयर एंड पे ही एसेट फारिग था। अब उसमें एक मैंने प्लांट की इंपेयरमेंट की मिसाल दे दी, एक मैं डेटर की मिसाल दे रहा हूं। ईयर एंड पे हमारा एक डेटर था जिससे 40,000 रुपए रिसीवेबल था। ईयर एंड के बाद हो गया बैंकरप्ट। डेटर बैंकरप्ट क्यों होता है? पैसे खत्म हो जाते हैं, एसेट खत्म हो जाते हैं उसके पास, बैंकरप्ट हो गया ईयर एंड के बाद। रीजन ढूंढी, रीजन ये पता चली कि सब सही था, अगस्त में इसके स्टोर में लग गई आग और सारा का सारा स्टोर जल गया, सारा बिजनेस इसका बिल्कुल तबाह हो गया, इसलिए अब उसके पास बचा ही कुछ नहीं, तो फाइनली बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्सी एक इवेंट है। इस नीली वाली मिसाल में बैंकरप्सी का रीजन ईयर एंड पे मौजूद था या बाद में राइज हुआ? बाद में राइज हुआ, तो ये वाला बैंकरप्ट हो जाना नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लाल वाला बैंकरप्ट करते हैं अब। बैंकरप्ट हो गया और रीजन ये पता चली कि ये पिछले कई महीनों से फाइनेंशियल डिफिकल्टी में चल रहा था। हाँ जी, बैंकरप्सी का रीजन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ईयर एंड पे मौजूद थी एडजस्टिंग इवेंट। हाँ जी, ऑन नहीं है? अरे अरे पहले बताते यार। देखो बाहर ना वो कोई ऑफिस बॉय बैठा होगा, उसको बुलाना। काली वाली मिसाल, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ? पता नहीं क्यों बैंकरप्ट हो गया। कोई ऐसा हादसा समझ नहीं आ रहा कि बैंकरप्ट क्यों हुआ, बस हो गया। तो बिला वजह तो नहीं हुआ होगा, यकीनन कोई स्टूडेंट फेल हो गया, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई और हादसा नहीं, तो यकीनन पहले ही पढ़ा नहीं होगा। तो अगर डेटर बैंकरप्ट हो गया और कोई खास रीजन नहीं पता चल रही, तो यकीनन उसके पहले ही हालात खराब थे। अब ये नीली, लाल, काली, इन तीनों सिचुएशन से मैं आपको कंक्लूड ये करके दे रहा हूं डेटर से रिलेटेड
कि अगर क्वेश्चन में बैंक्रप्सी का रीजन बताया है तो आप देखें वो रीजन ईयर एंड के बाद अराइज हुआ तो नॉन एडजस्टिंग, ईयर एंड पे ही मौजूद था तो एडजस्टिंग, और अगर कोई रीजन नहीं बताया तो भी एडजस्टिंग, क्योंकि ये यकीनन पहले से हालात खराब चल रहे होंगे। डेटर की बैंक्रप्सी, दोबारा बता रहा हूं, ये मैंने 3 सिनेरियो समझाए हैं, इन तीनों सिनेरियोस का कंक्लूजन बता रहा हूं। डेटर की बैंक्रप्सी डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, ये सारी बातें डिस्कस इसमें हो रही हैं, इसमें किसमें? 5वें पॉइंट में ना, कि हमारा ईयर एंड पे ही कोई एसेट था जिसकी वैल्यू गिर चुकी हुई थी, ये बात हो रही है। तो हमें इस डेटर की बैंक्रप्सी का रीजन अगर सवाल में बताया है तो आप देखेंगे रीजन बाद में अराइज हुआ तो नॉन एडजस्टिंग, ईयर एंड पे मौजूद था तो एडजस्टिंग, और अगर कोई रीजन नहीं बताया तो भी एडजस्टिंग। क्या जी? इसके बाद ही था। अच्छा बना, माहौल बनाया हुआ है, बात बीच में रह जानी, इसलिए मैं इन्वेंट्री को भी बताने लगा। अभी मैं कर रहा हूं बात ताकि ये एडजस्टिंग की मिसालें पूरी हो जाए। ये डेटर वाली ये नीली लाल काली लिखनी है तो लिखें, लेकिन ये कंक्लूजन जरूर लिखें जो बताइए। क्या बताइए? हाँ जी। अच्छा, इसमें पता नहीं बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं कि सर ने कहा था कि अगर रीजन बताइए तो एडजस्टिंग है, रीजन नहीं बताई तो नॉन एडजस्टिंग है। मैंने कहा है कि रीजन बताई है तो फिर आप देखें कि रीजन कब की है। अगर ईयर एंड के बाद अराइज हो रही है तो ये बैंकरप्ट हो जाना नॉन एडजस्टिंग। क्या मतलब नॉन एडजस्टिंग? क्या करें फिर? मतलब ईयर एंड पे उसको डेटर रहने दें, और अगर रीजन पहले की है तो बैंकरप्ट होना एडजस्टिंग। क्या मतलब एडजस्टिंग? उस डेटर को बैड डेट बना लें, एडजस्ट कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अगर सवाल में रीजन नहीं बताई हुई तो भी बाय डिफॉल्ट वो एडजस्टिंग है। जी, कोई मसला नहीं, चाहे राइट ऑफ कर लें चाहे प्रोविजन बना लें, कोई मसला नहीं। मकसद तो डेटर को कम करना और एक्सपेंस बनाना ही है ना। बैलेंस शीट देखने वाले को क्या पता कि राइट ऑफ किया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाई हुई, एंड रिजल्ट तो एसेट कम करके एक्सपेंस बनाना ही है ना। जल्दी जल्दी। अच्छा, ये कंक्लूजन जरूर लिखना यार, फिर ऐसी आड़ी तिरछी लाइनें लगाने से नहीं याद रहेगा। हैं? कुछ लिख तो रहे नहीं हो यार। हाँ चलें, इन्वेंट्री, ये मैंने लिखा डी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पहले नीली वाली मिसाल, ईयर एंड पे इन्वेंट्री की कॉस्ट है 20,000 और इसकी एनआरवी है 17,000, सॉरी 22,000। एनआरवी क्या होती है? अरे वाह यार, कैसे याद रख लेते हैं इस तरह की बातें। होती क्या है? होती, ये नहीं पूछ रहा एब्रिविएशन किसकी है, होती क्या है एनआरवी? हाँ, ये है फ्यूचर एस्टीमेट, कि जब बिकेगा तो नेट इतने का बिकेगा, एस्टीमेट होता है। तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री की कॉस्ट 20 थी, एनआरवी 22 थी, तो इन्वेंट्री को 20 पे ही रिकॉर्ड किया होगा। अब हुआ ये कि ईयर एंड के बाद ये वाली चीजें बिक गई 17,000 की। इसका मतलब है जो हमने अंदाजा लगाया था फिर वो गलत हो गया। सस्ता बिकने की रीजन देखते हैं। रीजन ये थी कि आग लग गई थी स्टोर में, इसलिए चीजें खराब हो गई, और खराब हो गई इसलिए सस्ती बिक गई। तो सस्ता बिकने की रीजन ईयर एंड के बाद अराइज हुई है, तो हम ईयर एंड पे इन्वेंट्री को 20,000 का ही रहने दें। ठीक है, चलें और मिसाल। अच्छा, ये मैं फिर बार बार नहीं लिख रहा, ये कॉस्ट एनआरवी इसी को ही बता रहा हूं। सस्ती बिकी, रीजन ये था कि ईयर एंड के बाद फ्लड आया और सारी चीजें गल सड़ के खराब हो गई, इसलिए सस्ती बिकी। हाँ जी, चलो लिख ही देता हूं। हाँ जी, इसलिए सस्ती बिकी क्योंकि ईयर एंड के बाद सैलाब आया है, नॉन एडजस्टिंग। चलें इधर दोबारा आते हैं। ईयर एंड के बाद आया फ्लड, उस कस्टमर का सारा बिजनेस बहा के ले गया, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गया। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। फ्लड आया, चीजें सारी गीले होकर खराब हो गई, इसलिए सस्ती बिकी।
एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? फ्लड मई का चला हुआ था, है मई का चला हुआ था, वो पानी उन्होंने छोड़ा हुआ था, वो चल रहा था, लाइव कवरेज आ रही थी कि फ्लड आ रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा प्रॉपर ऐलान था जी कि फ्लड आ रहा है, 5 ऊंचे कर ले, आ रहा है फ्लड। तो अब ये फ्लड आया है जाके अगस्त में, लेकिन मई का चला हुआ है, पूरी लाइव कवरेज चल रही है, आ रहा है, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, जुलूस यहां तक आ गया। हाँ जी, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? अच्छा, क्यों एडजस्टिंग? नहीं नहीं, क्यों एडजस्टिंग? हाँ, पहले का ही चल रहा था। अच्छा, फ्लड पहले का चल रहा था, डेटर का बैंकरप्ट हो जाना, ये नॉन एडजस्टिंग क्यों? हमारा नहीं था, डेटर का था। अच्छा, डेटर का स्टोर सब बह गया, इसलिए वो बैंकरप्ट हो गया, तो फ्लड से इसकी बैंकरप्सी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? फ्लड पहले का चला हुआ है, एडजस्टिंग है। क्यों है एडजस्टिंग? अच्छा, इन दोनों में एडजस्टिंग है या डेटर में नहीं है, इन्वेंट्री में है? दोनों में अपोजिट है। अच्छा, जिनको लगता है एडजस्टिंग है तो डेटर में भी और इन्वेंट्री दोनों में एडजस्टिंग है या? अच्छा, जिसको लगता है नॉन एडजस्टिंग है, दोनों में नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, अपोजिट है। यहां पर क्या है? नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, और यहां? अच्छा, यहां क्यों एडजस्टिंग है? हमें पता है डेटर का वेयर हाउस उधर ही है, कभी एडजस्टिंग कर ले। अच्छा, ये आग है, आग लगने से जारी हुई चीजें नहीं है। अच्छा, जिसने आग लगाई ना उसने मई में हमें अल्टीमेटम दे दिया था, और उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था कि जो कहता है वो करता है, और जो नहीं कहता वो तो डेफिनेटली करता है। हाँ जी, अब एडजस्टिंग है, उसने कंफर्म लिख के दिया था, उसने पक्का वो जिनको सैलाब का पहले से आना एडजस्टिंग लग रहा है, इसने अपनी वो स्लोमो किस्म की वीडियो भी बना के भेजी थी, वो आ रहा है माचिस की तीली से जला दी है, तो आग ईयर एंड के बाद लगी है। लेकिन वो बंदा जो आग लगाने वाला था उसने पहले ही धमकी देनी शुरू कर दी थी कि जला के राख कर दूंगा, वो सब पहले से चल रहा था। नहीं एडजस्टिंग? नहीं। चलें फिर एक मिसाल और देके फिर कंक्लूड करता हूं, है बताता हूं। ईयर एंड, अच्छा अभी आईफोन का कौन सा मॉडल चल रहा है? हाँ यार, अमीर बच्चे। 15 अनाउंस हो जाएगा तो 14 की प्राइस सेम रहेगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? सेम रहेगी। क्यों कम हो जाएगी? आया नहीं अभी, अभी ऐलान हुआ है, तो 14 की प्राइस डाउन हो जाएगी। अभी तो नया नहीं आया, फिर है? हाँ, डिमांड क्यों कम हो जाएगी तो पूछ रहा हूं, अभी तो नहीं आया 15। लोग अपनी बाइंग होल्ड कर लेंगे, लोग एग्जिस्टिंग को खरीदना बंद कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, क्या 14 खराब हो गया पड़े पड़े? नहीं, लेकिन लोगों को यह बात पता चल गई कि इससे नया बेहतर आ रहा है, तो उन्होंने अपनी बाइंग को होल्ड कर लिया, यानी डिमांड इसकी कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। अनाउंस ईयर एंड से पहले हो चुका था i15, लेकिन असल में आया है ईयर एंड के बाद i15। तो i14 की वैल्यू डाउन हो जाना इसके लॉन्च पे, एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग? ऐलान पहले हो चुका था। क्यों? ऐलान पहले हो गया था, लॉन्च तो बाद में हुआ। बस अब कंक्लूडिंग बात सुन लें, इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन होना, आप इसको फर्क करिएगा कि क्या उसकी फिजिकल खराबी की वजह से हो रहा है या वैसे ही लोगों की सोच बदलने से हो रहा है, इसमें फर्क है, तभी आप नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग पहचान सकेंगे। इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन होना या तो उसकी फिजिकल खराबी की वजह से होगा या लोगों की सोच बदलने की वजह से होगा। अच्छा, कंक्लूजन अब भी वही है कि ईयर एंड के बाद यह पता चला कि वैल्यू डाउन हो गई, लेकिन वैल्यू डाउन होने का रीजन भी बता दिया, और वो रीजन ईयर एंड के बाद राइज हुआ है, नॉन एडजस्टिंग। रीजन ईयर एंड से पहले राइज हो गया था, एडजस्टिंग। कोई रीजन नहीं बताया, एडजस्टिंग। लेकिन इन्वेंट्री की मैंने अलग से मिसाल इसलिए दी है कि आप रीजन पहचानते हुए यह फर्क करना कि इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन उसकी फिजिकल खराबी की वजह से भी हो सकती है और लोगों की सोच बदलने की वजह से भी हो सकती है, इसका फर्क करना है। चाहे सलाब पहले का चला हुआ था,
सस्ता बिकने की रीजन क्या है? चीजों का फिजिकली खराब होना। वो कब खराब हुई है? जब सैलाब ने हिट किया है। तो सैलाब का पहले से अनाउंस हो जाना इज नॉट द रीजन, लेकिन जहां पर I-15 अनाउंस हो जाना इज द रीजन। क्यों? क्योंकि फिजिकली नहीं इफेक्ट हो रहा, लोगों की सोच बदल रही है। ओके, मार्केट इफेक्ट हो रही है। जबकि इन दोनों केसेस में बेशक ये ऐलान हो चुका होता कि सैलाब आ रहा है, लेकिन चीजों का सस्ता बिकने की रीजन उनका फिजिकली खराब होना है। तो फिजिकली थोड़ी ऐलान पे खराब हो गई थी, वो तो आग या सैलाब हिट करेगा तो फिजिकली खराब होगी। इन्वेंट्री, डेटर, प्लांट, इन सब में कॉमन बात यह है कि अगर क्वेश्चन में आपको इनकी इन्वेंट्री वैल्यू डाउन हो जाना, डेटर बैंकरप्ट हो जाना की रीजन बताई है, तो आप ये देखें कि वो रीजन ईयर एंड के बाद राइज हुई है कि पहले। अगर बाद में राइज हुई है तो नॉन एडजस्टिंग है, पहले राइज हुई थी तो एडजस्टिंग है, और अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट एडजस्टिंग है। लेकिन इन्वेंट्री के लिए मैंने खास बात यह की है कि आप रीजन को यह जरूर नोट कर देना कि वो रीजन उसकी फिजिकल खराबी है या सिर्फ मार्केट परसेप्शन चेंज होना है। यह इन्वेंट्री में एक खास नोट करने वाली बात है। इन्वेंट्री के केस में एक एडिशनल बात यह नोट करनी है कि रीजन क्या है, फिजिकल खराबी रीजन है या लोगों की परसेप्शन चेंज होना रीजन है। अगर लोगों की परसेप्शन चेंज होना रीजन है तो फिर ईयर एंड से पहले अनाउंसमेंट भी काफी है। लेकिन अगर फिजिकल खराबी रीजन है तो फिजिकल खराबी हुई है तो वो चीजें खराब हुई हैं। ये कल की क्लास से ना मैं इससे रीकैप दे दूंगा, इसको दोबारा बता दूंगा कि अगर आपको भी कोई अल्फाज समझ नहीं आए तो। चलो ठीक है, कल मैं इसको पूरा कराता हूं इंशाल्लाह। IAS 10 इसका एक भी सवाल करा दिया तो बहुत है, और फिर अगर तो कल के मुनासिब वक्त में मुझे लगा कि मैं एथिक्स खत्म कर सकता हूं तो एथिक्स खत्म कर दूंगा, वरना IAS 12 करा दूंगा शुरू। और आज से इंशाल्लाह एक्स्ट्रा एसोसिएट शुरू। ठीक है जी, आज ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।